कौन सा लेक्चर कब था? प्लीज आप लोग बैठ जाएं जल्दी से। नोट्स कॉपी कर लिए होंगे आप लोगों ने। हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का। क्वेश्चन कहता है अपने से, जल्दी बैठिए भाई, फटाफट से आप जल्दी से अरेंज हो जाइए भाई। हमारे पास जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है। वी हैव टू अरेंज दी फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। प्लीज बात बंद कर दें, सभी जने आ गए? इधर देखो, दोनों ही जगह हमारे पास पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो प्री पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेरे पास है थर्ड पीरियड, मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेरे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, मेरे पास है P4O10, मेरे पास है SO3, मेरे पास है Cl2O7। सभी क्लोरीन, सभी मेरे पास कौन से पीरियड के ऑक्साइड है? थर्ड पीरियड के। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपने को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सब बता दिया, प्लीज मत लिखिएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और उधर से इधर आऊंगा तो क्या होगा? उधर से इधर आऊंगा तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो पहले ये चेक कर लो कहीं हमारे पास कंपैरिजन में पीरियड में तो नहीं दे रखा। ये एक पीरियड के एलिमेंट हो गए, बोल गया। Al2O3 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। Na2O ये होता है स्ट्रांगली बेसिक। क्या होता है? पानी में डिजोल्व करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ये देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Al2O3 अपन जानते हैं एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? तो उधर से इधर आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? तो भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद कौन? सीजियम। तो इनको अगर अपन ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। डाउन द ग्रुप भी क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को किसमें कंपेयर कर लिया? ग्रुप में। किसमें कंपेयर कर लिया? सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर कर लिया ग्रुप में। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन तीनों को किसमें कंपेयर कर लिया? पीरियड में। समझ में आ गया आपको? तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा? ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता चला। उसके बाद हमारे पास कौन NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? ये हमारे पास क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस की प्रेजेंस में एसिड का काम करते हैं, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। फॉर्मिंग, अगर मेरे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, मेरे पास PbO है, इन तीनों का नेचर कैसा है? बोलो, इन तीनों का नेचर कैसा है?
और एम्फोटेरिक अपन जानते हैं एसिड की प्रेजेंस में किसका काम करते हैं, बेस का, एंड वाइस वर्सा, बेस की प्रेजेंस में अगर मैंने BO का रिएक्शन कराया HCl के साथ तो HCl मेरे पास एसिड है, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये BeCl2 प्लस वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर मेरे पास बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया, NaOH हमारे पास क्या है, बेस है, मैंने बताया था खुद का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा, सोडियम बेरिलेट Na2BeO2, Na2BeO2 ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है किसका, बेरिलियम का, प्लीज मत लिखिएगा, तो सॉल्ट और वाटर बन गया। अगर मेरे पास कौन है, मेरे पास अगर जिंक ऑक्साइड है, क्या है, अगर मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो एसिड की प्रेजेंस में बेस का काम करेगा, और एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट और वाटर बन गया हमारे पास। अगर मैं इसका रिएक्शन जिंक ऑक्साइड का किसके साथ कर दूंगा, NaOH के साथ, ये अपना खुद का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा, सोडियम जिंकेट, बेस की प्रेजेंस में एसिड का काम करेगा, ये अपने पास इसका खुद का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन गया। आगे पढ़ेंगे सब, सॉल्ट एनालिसिस में आएगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इट इज वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक, ये जिंक का हमारे पास वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ऐसे ही PbO है, अगर PbO को NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस की प्रेजेंस में किसका काम करेगा, एसिड का, और अपना खुद का वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना लेता है, सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO2, इसको अपन बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट, इसको अपन बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो खुद ही बेसिक होता है, सब करवा रखा है, और अगर ये बेसिक है तो ये बेस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन है, बस वो देखना है। तो मैं जानता हूं बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक हो गया, मेरे पास जिंक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक हो गया, पहले भी करा चुका हूं, और लेड ऑक्साइड, ये भी कौन हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। समझ में आ गया आपको? उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तक सभी ने नोट्स कॉपी कर लिए होंगे, घर पे बोलिएगा आप लोग, लिख लिए थे ना सभी ने? पॉइंट नंबर थर्ड लिखो, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, पॉइंट नंबर ए लिखो, इन ए पीरियड, और पीरियड में क्या होगा, एसिडिक नेचर हाइड्राइड्स का बढ़ता जाएगा, पहले कॉपी करो फिर समझा रहा हूं, सेकंड और थर्ड पीरियड में। आज ये लिख लिया सभी ने? मेरे पास नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, मेरे पास नाइट्रोजन का हाइड्राइड, इट इज अमोनिया, अमोनिया का नेचर मेरे पास बेसिक है। मेरे पास है वाटर का, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, मेरे पास ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर, वाटर मेरे पास न्यूट्रल है। मेरे पास है फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, HF का नेचर एसिडिक है। हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। अगर अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास एसिडिक नेचर जो है वो हाइड्राइड्स का हमारे पास इंक्रीज हो रहा है।
एसिडिक नेचर हमारे पास हाइड्राइड्स का इंक्रीज हो रहा है। इधर देखिएगा, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, फ्लोरीन का हाइड्राइड HF। इतना अपन सभी जानते हैं। अगर अपन एसिड में से प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, तो उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने तीनों में से प्रोटॉन निकाल दिया, अमोनिया से प्रोटॉन हटाया, इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया NH2 नेगेटिव। मेरे पास वाटर है, इसमें से मैंने प्रोटॉन हटाया, इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया हाइड्रोक्सिल आयन। मैंने HF में से प्रोटॉन को हटाया, इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया F नेगेटिव। बोलिएगा आप लोग। ब्रॉन्ज स्टेट का कंसेप्ट है हमारे पास। किसका कंसेप्ट है? ब्रॉन्ज स्टेट का कंसेप्ट है एसिड तो क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। क्या हो गया? जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो तो एसिड है, और प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास कौन हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे पास कौन हो गया, बेस। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ब्रॉन्ज स्टेट कंसेप्ट है। आर्रीनियस का कंसेप्ट क्या होता है? आर्रीनियस का कंसेप्ट जो H प्लस देगा, जो H प्लस देगा वो एसिड है, और जो OH नेगेटिव देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, वो क्या हो गया। अब अपन ने एसिड में से क्या माइनस कर दिया, एसिड में से प्रोटॉन को हटा दिया, एसिड में से प्रोटॉन को हटा दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। जैसे मेरे पास HF है, मैंने प्रोटॉन को हटाया तो मेरे पास क्या आ गया, F नेगेटिव। क्या आ गया? तो F नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, HF का। अब अगर कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल है, क्या है बेटा, हाईली स्टेबल है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो क्यों? क्योंकि सिस्टम किधर की ओर जाता है, जिधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, क्या होगा, अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो उस एसिड की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और जितना आसानी से वो डिसोसिएट होगा तो एक्वस मीडियम में उसकी प्रोटॉन को देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो। अब इधर देखो, मेरे पास क्या है, NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किस पर है, अरे बोला करो यार, नाइट्रोजन पर। यहां पर किस पर है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पर है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रही है, टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज, टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज, अपने सर पर नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज को बियर करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की क्या होगी, बढ़ेगी, बोलिएगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल इंक्रीज, और जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो बेटा, बढ़ेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HF, क्योंकि ये जब अपना कॉन्जुगेट बेस F माइनस बना रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये तुरंत डिसोसिएट होगा, और जितना डिसोसिएट होगा तो तुरंत पानी में H प्लस देगा, और जो H प्लस देगा तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलेगा आप लोग। तो अपन बोलते हैं एसिड माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट बेस। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना एसिडिक, किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा तो उस एसिड का एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। लिखो आप लोग एक पॉइंट लिखें, एसिड माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, एसिड माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस। स्टार पॉइंट डाल के लिख लें, मोर इज stability of conjugate base of a particular acid, more is stability of conjugate base of a particular acid, more is stability of conjugate base of a particular acid, more is stability of conjugate base of a particular acid
more is stability of conjugate base of a particular acid, more will be acidic nature of that corresponding acid, more will be acidic nature of that corresponding acid, more will be acidic nature of that corresponding acid, more will be acidic nature, more will be acidic nature of that corresponding acid. क्लियर है? ऐसे लिख लो आप लोग, जैसे मैंने लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ती जाएगी. हाँ जी, लिख लिया आप सभी लोगों ने? उसके बाद इधर देखो, हमारे पास हाइड्राइड्स में, लिख लिया ना सभी ने? यहां तक इधर देखो सभी ने, हाइड्राइड्स में बात करेंगे तो ये तो अपन ने पीरियड के अंदर बात करी. किसमें बात करी? पॉइंट नंबर ए, पीरियड. ये पीरियड था. सेकंड पीरियड, अमोनिया से लेकर HF तक एसिडिक नेचर बढ़ेगा, फॉस्फीन से लेकर HCl तक एसिडिक नेचर बढ़ता चला जा रहा है. मेरे पास अगर ग्रुप है तो ग्रुप में भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, और वहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन H+ के रूप में बढ़ता जाएगा. मेरे पास है HF, HF से लंबा बॉन्ड HCl, HCl से लंबा बॉन्ड HBr, और HBr से लंबा बॉन्ड HI. नीचे जा रहे हो, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी. क्या कम होगी? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए BDE, बी, वो कम होगी, और जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो जितना आसानी से हाइड्रोजन को H+ के रूप में देगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला. तो ग्रुप में जो फैक्टर डिसाइडिंग है वो है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी BDE कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो रिलीज ऑफ H+ किसमें? एक्वस मीडियम में, वो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाएगा. कॉपी कर लें. HF से लेकर HI तक एस्टाटिन को नहीं लिया, एस्टाटिन रेडियो एक्टिव है. यहां पर पोलोनियम को नहीं लिया, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है. मैंने एस्टाटिन को नहीं लिया हेलोजन फैमिली में, क्योंकि एस्टाटिन रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है. बाकी नीचे जा रहे हो तो हाइड्राइड में नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन H+ के रूप में बढ़ेगा, और जो आसानी से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में त्यागेगा तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा. बॉन्ड लेंथ
कॉपी कर लिया सभी ने? सभी ने कॉपी कर लिया? इधर देखो, उसके बाद सभी जने, मेरे पास है मीथेन, मेरे पास है सिलिकॉन का हाइड्राइड, सिलेन बोलते हैं। मेरे पास है मीथेन, सिलेन। अगर अपन देखें तो इन दोनों को तो अपन ने कंपेयर कर लिया किसमें? इन दोनों को तो अपन ने कंपेयर कर लिया ग्रुप में, और बाकी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको कंपेयर कर लिया पीरियड में। इधर देखो, मेरे पास है कार्बन का हाइड्राइड, कार्बन के हाइड्राइड को बोलते हैं मीथेन, सिलिकॉन के हाइड्राइड को बोलते हैं सिलेन, सिलिकॉन के हाइड्राइड को बोलते हैं सिलेन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसके कंपैरिजन में सिलिकॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बोलो, ग्रुप में अपन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, तो हाइड्रोजन को H+ के रूप में देने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। बाकी मैंने सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनको पीरियड में कंपेयर कर लिया, क्योंकि पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होता है बेटा? तो भी हमारे पास एसिडिक नेचर बढ़ता है। फास्फोरस, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी कौन से पीरियड के? थर्ड पीरियड के। किसके हैं? तो पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाओगे, दोनों ही जगह एसिडिक नेचर बढ़ेगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी हाइड्राइड्स में एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और ग्रुप में नीचे जाओगे तो भी एसिडिक नेचर। तो मैंने कार्बन और मैंने मीथेन और सिलेन को किसमें कंपेयर कर लिया? बोलो बेटा। और बाकी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनको सभी को किसमें कंपेयर कर लिया? अरे बोला करो, पीरियड में। दोनों ही जगह एसिडिक नेचर बढ़ता चला। अपने हिसाब से कॉपी कर लो एग्जाम्पल, ये तो लिख लो, बाकी सीधा आंसर लिख लो, टाइम बचेगा फटाफट से, दैट्स ऑल। लिख लो, अरेंज CH4, SiH4, PS3, H2S एंड HCl इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। सीधा आंसर लिख लो, सीधा आंसर लिख लो। फॉस्फीन होता है बेटा। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू वाली गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कॉपी कर लिया यहां तक सभी ने? अब आते हैं अपन, सीधा आंसर लिख लो ताकि टाइम बचेगा, दैट्स ऑल। फटाफट से लिखें अपन, सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ जाएं, बोलो बेटा। कॉपी कर लिया सभी ने? आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, लिख लिया था सभी ने? उसके बाद इधर देखो, ऑक्सी एसिड है मेरे पास। पॉइंट नंबर 4 है नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड या एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। इधर देखो, केवल हेडिंग डालो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, केवल हेडिंग डाल लो। हाँ जनाब, बोर्ड पर देखें, ऑक्सी एसिड क्या? ऑक्सी एसिड बेटा वो जिसमें हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के रूप में निकलेगा वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल से बॉन्डेड है, या समटाइम किसी मेटेलॉइड से बॉन्डेड है, समटाइम किसी मेटेलॉइड से बॉन्डेड है, ये ऑक्सी एसिड होता है। इधर देखो, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन जो किसके रूप में रवाना होगी? H+, वो किससे जुड़ी होती है? और ऑक्सीजन इट इज फर्दर बॉन्डेड टू ए नॉन मेटल, समटाइम टू ए, जैसे मेरे पास सल्फर का ऑक्सी एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया मेरे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन जो किसके रूप में रवाना होगी? H+, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी? इस बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ेगी, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। डाइप्रोटिक एसिड है। क्या है ये? कितने प्रोटॉन देगा? 2 प्रोटॉन देगा। इधर देखो सभी जने, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड हो गया। सल्फर क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया? अब अपन कहते हैं कि जितना ज्यादा उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
तो उतना ज्यादा ऑक्सी एसिड का क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्या होगा, इधर देखो मेरे पास है क्लोरीन के ऑक्सी एसिड, कौन कौन है, हाइपोक्लोरस एसिड, मेरे पास है क्लोरस एसिड, मेरे पास है क्लोरिक एसिड, और मेरे पास है परक्लोरिक एसिड। बोलिएगा आप लोग, यहां पे क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे क्लोरीन पे +5, यहां पे क्लोरीन पे +3, यहां पर क्लोरीन पे +1। लिखने का तरीका ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन से अटैच है ना। हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, बोलो बेटा, और ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है, नॉन मेटल क्लोरीन से। तो HCl लिखा, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ, वो तो अपन क्लोरीन को पहले लिख रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम है, ऑक्सीजन से। बोलिएगा आप लोग, लेकिन जब स्ट्रक्चर होगा तो हाइड्रोजन किससे अटैच है, अरे बोला करो यार, और ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है, क्लोरीन से। मेरे पास अगर HClO2 है, क्या है मेरे पास, HClO2, तो HClO2 में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो किस, हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड होगा, अरे बोला करो यार, और ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है। और अगर मेरे पास क्लोरिक एसिड है तो मेरे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन है किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है। और अगर मेरे पास परक्लोरिक एसिड है, क्या है मेरे पास, तो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है। अब जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्या होगा, तो उस नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो बेटा, और जैसे बढ़ेगी तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। बोलो, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पोलराइज करेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होते हैं, क्या होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज। तो जितना ज्यादा क्लोरीन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। बोलो, और जैसे ही क्रिएट होगी वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर देगा, H+। तो जितना ज्यादा नॉन मेटल पर, जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बढ़ता चला। मेरे पास कौन है, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, कौन है मेरे पास, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में क्लोरीन पर आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे इसको और पढ़ेंगे किसके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, रेजोनेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, परक्लोरेट आयन, क्योंकि यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा वो 4 ऑक्सीजन पर होगा। क्या होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, वैसे वैसे कॉन्जुगेट बेस की रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती चली। ClO नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होता है क्लोराइट आयन, ClO2 नेगेटिव, उससे ज्यादा स्टेबल क्लोरेट आयन ClO3, और उससे ज्यादा स्टेबल, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, अरे बोला करो, ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पास सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहां पर किस पर, तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे ज्यादा एसिडिक हो गया। मेरे पास नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है, नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां पर नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो एसिडिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। बोरॉन पे कितना, +3, कार्बन पे कितना, +4, नाइट्रोजन पे कितना, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें पॉइंट नंबर 1 पे स्टार डाल लो, किस पर, अब इधर देखो सभी जने, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, क्या है, तो फिर अपन किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इधर देखो सभी जने, मेरे पास कौन है, HOF, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर किसकी, क्लोरीन की, फिर किसकी, ब्रोमीन की, फिर किसकी। यहां पर जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, सबसे ज्यादा कौन परेशान करेगी ऑक्सीजन को, फ्लोरीन। बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जितना ऑक्सीजन को परेशान करेगी, ऑक्सीजन तुरंत हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर देगी, H+। यहां पर फॉस्फोरस पे, यहां पर एक और ऐड कर देना, कौन, नाइट्रिक एसिड, कौन बेटा, नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5, फॉस्फोरस पे कितना, +5, आर्सेनिक पे कितना, +5, और एंटीमनी पे कितना। बिस्मत को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बिस्मत को, क्योंकि बिस्मत मेरे पास इनर्ट पेयर लगाएगा। क्या लगाएगा, और इनर्ट पेयर लगाएगा तो वो +3 स्टेबल होगा। क्या होगा,
यहां पर क्लोरीन पे +1, ब्रोमीन पे +1, आयोडीन पे +1, यहां पर फ्लोरीन पर -1 ही रहेगा। क्या रहेगा? -1। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, कौन सी? -1। तो यहां पर अपन हेलोजेंस में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं। अगर फ्लोरीन भी है तो माइनस आई इफेक्ट से। किससे? सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट कम होगा एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा। बाकी एक कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं? नाइट्रोजन फैमिली के। कौन से बेटा? नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन में कितना है? +5। आगे पढ़ेंगे जो नाइट्रिक एसिड है वो किससे स्टेबलाइज हो जाता है? रेजोनेंस से। जैसे ही H+ निकलेगा क्या आ जाएगा बेटा? नाइट्रेट आयन। क्या आएगा? नाइट्रेट आयन में। ये तो इसका क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? पाई बॉन्ड। इधर देखो, पाई बॉन्ड कितनों के बीच में डीलोकलाइज होगा? अरे 3 के बीच में। हो सकता है पाई बॉन्ड यहां पर हो सकता है पाई बॉन्ड यहां पर, और हो सकता है पाई बॉन्ड यहां पर हो। बाकी पर एक पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक पर नेगेटिव चार्ज। ये तीनों इसके क्या हो गए? अरे बोला करो यार। ये इसके RS हो गए, नहीं हो गए? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कितनी ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो गया? 3 पर। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल बढ़ेगा ऑक्सीजन पर, वैसे वैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ती चली जाएगी, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मेरे पास कौन है ये है नाइट्रस एसिड। क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड में मेरे पास क्या है? जो इसका कॉन्जुगेट बेस होता है, ये मेरे पास नाइट्रस एसिड है। हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर दिया? बोलो बेटा, H+। ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया नाइट्राइट आयन। कौन हो गया? ये हो गया नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन कम स्टेबल होगा क्योंकि नाइट्राइट आयन में कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो केवल किस पर है? 2 ऑक्सीजन पर। तो नाइट्राइट आयन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? नाइट्रेट। तो नाइट्रस एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? नाइट्रिक एसिड। आ गई बात समझ में? ये ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब जो ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। क्या है बेटा? तो अभी तो कॉपी कर लो आप लोग। समझ में आ गया? यहां पर क्या बेटा? हाँ, इस पर माइनस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना करेगा? समझ में आ गया ना? कौन सा वाला? बेटा अपन रिलेटिव बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो फिर अपन ये अपने पास मैंने बताया था ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है। क्या है ये? ट्राई, अगले लेक्चर पे तो बताया यार, बोलो ये क्या है? ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। क्या है ये? ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे? अरे मत लिखो यार, सब पता है। तीनों फ्लोरीन किसको लूटेंगी? कार्बन को। कार्बन लूटेगा तो पड़ोसी कार्बन को लूटेगा। ये किसको लूटेगा? और जितना ऑक्सीजन लूटेगी ये तुरंत हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर देगी? H+। समझ में आ गया आपको? कॉपी करो फटाफट से। ऑक्सी एसिड बस लिख लेना आप लोग। ये कई जनों को ऑक्सी एसिड पता नहीं होता होता क्या है। होता ये है, हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकलेगा ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? किसी नॉन मेटल से, या समटाइम्स टू ए मेटेलॉइड। वो होता है ऑक्सी एसिड। कईयों को ऑक्सी एसिड पता नहीं होता, इसलिए मैंने लिख दिया है साइड में। बाकी तो आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस से ऑक्सी एसिड्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सारे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे साहब, बिल्कुल आ जाएंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। क्यों एक्सेप्शन होगा?
ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सी एसिड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस ये इंपॉर्टेंट है। HNO3 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फिर होता है आर्सेनिक एसिड H3ASO4, और फिर होता है एंटीमोनिक एसिड H3SbO4। ये नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सी एसिड होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी सल्फ्यूरस एसिड है, सेलुरस एसिड है, टेरुरस एसिड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी में पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड ले लिया। सभी में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ये तो अपन ने तीनों ले लिए हेलोजन परिवार के, हेलोजन फैमिली के। ये अपन ने ले लिए ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन फैमिली के। OF मतलब ऑक्सीजन फैमिली। ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली, ये भी हो गया हेलोजन फैमिली। HF मतलब हेलोजन फैमिली, NF मतलब नाइट्रोजन फैमिली, OF मतलब ऑक्सीजन फैमिली। डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास सेम है। और तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। और कम होगी तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कम परेशान करेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कम परेशान करेगी, और कम करेगी तो हाइड्रोजन का रिमूवल प्रोटॉन के रूप में कम होता चला जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट डाल लेना, पॉइंट नंबर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सी एसिड है, आगे पढ़ेंगे। इसको आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, इसको एंटीमोनिक एसिड बोलते हैं। बिस्मथ को नहीं लिया, बिस्मथ +3 में स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5। फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। H3PO4 फॉस्फोरस पे +5। आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक पे +5। एंटीमोनिक एसिड, एंटीमनी पर ऑक्सीडेशन नंबर +5। सबसे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई, नाइट्रोजन की। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारे पास क्या है, सभी जगह सेम है। और अगर सभी जगह ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी तो सभी जगह सेम है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो रिलेटिवली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। हाइड्रोजन जैसे ही नाइट्रोजन खींचेगा ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए इस बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़कर इस हाइड्रोजन को तुरंत H+ के रूप में रवाना करता चला। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन को H+ के रूप में देने की टेंडेंसी होगी तो उसके अंदर एसिडिक नेचर उतना बढ़ता चला जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, पॉइंट नंबर सेकंड पे। नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सी एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रिक एसिड, फिर होता है फॉस्फोरिक एसिड, फिर होता है आर्सेनिक एसिड, और सबसे कम एसिडिक होता है एंटीमोनिक एसिड। नाम कैसे आएंगे वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4, सेलुरस एसिड, टेरुलस एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, सल्फ्यूरस, फिर टेरुलस, फिर सेलुरस, फिर टेरुलस, परक्लोरिक एसिड, फिर पर ब्रोमिक एसिड, और फिर पर आयोडिक एसिड। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। उसके बाद ऑक्सी एसिड्स के बाद आते हैं अपन किस पर, ऑक्सी एसिड्स के बाद आते हैं अपन नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स पर। किस पर आते हैं, हाइड्रोक्साइड्स में अपन कहते हैं ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं, और अगर ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं, प्रीडोमिनेंटली का मतलब मेनली आयोनिक होगा, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक आयनिक कंपाउंड्स दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बोलिएगा आप लोग, नमक को पानी में डालोगे तो नमक तुरंत पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मेरे पास कौन है, मेरे पास है NaOH। कौन है, NaOH। NaOH में अगर अपन देखें तो कहां पर बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा है, मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 3.5, और सोडियम की कितनी, तो यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बिकॉज बॉन्ड पोलरिटी मत लिखिएगा, लिखा हुआ है सब, बॉन्ड पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलिएगा आप लोग। और जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो जल्दी से टूटेगा। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सोडियम और ऑक्सीजन में, तो ये क्या देगा पानी में, अरे बोला करो, OH नेगेटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक।
यहां पर है मेरे पास, जल्दी जाओ जल्दी आओ, मेरे पास है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या है मेरे पास? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी 2.1। इस बार क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 3.5 माइनस 3 यहां पर, और 3.5 माइनस 2.1, इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है, तो ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन को किसके रूप में दे देगा? इसका मतलब HOCl या HClO का तो जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिडिक होगा, और ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। समझ में आ गया? कुल मिलाकर जहां पर बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होगी वहां पर हमारे पास वो बॉन्ड एक्वस मीडियम में जल्दी से टूटता चला। फटाफट से कॉपी कर लो अपने हिसाब से। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स पॉइंट नंबर 5। ये कोई एलिमेंट ले लिया अपन ने, X1 ले लिया, एक हाइड्रोक्साइड ले लिया X1OH, और एक दूसरा हाइड्रोक्साइड ले लिया, दोनों हाइड्रोक्साइड है। यहां पर ये H+ रिलीज करेगा, यहां पर ये OH रिलीज करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, है तो हाइपोथेटिकल है। X1 और X2 कोई हमारे पास एलिमेंट है। समझ में आ गया? अपने को तो देगा, वो खुद दे देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल 100% देगा। कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है देगा। फिर भी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता है ही सही, बोलेगा आप लोग। सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा अपन ने याद है। लिथियम की 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 सबको याद है। समझ में आ गया आपको? फटाफट से लिखो ताकि अपन आगे बढ़े। हाँ जी, लिख लिया सभी ने यहां तक? कॉपी कर लिया सभी ने? इधर देखो सभी ने, एक एक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप लोग घर पे लिख लेना इनको। एक तो है पॉलिंग अप्रोच, अगले लेक्चर पे बताऊंगा। कुछ फॉर्मूलेज हैं बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बेस्ड ऑन, एक तो कौन सा स्केल है? पॉलिंग अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? एक है हमारे पास मुलिकन अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? एक इसको पढ़ लेना, एक आएगी ऑलराइट रॉसाउ, उसे छोड़ देना आप लोग, इसको छोड़ देना। समझ में आ गया? कौन कौन याद रखना है? एक तो मुलिकन और एक पॉलिंग, बस ये दोनों। मतलब अपने को यहां तक कॉपी कर लेने नोट्स को। समझ में आ गया? 2 पेज खाली छोड़ देना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने सिलेबस में नहीं है, लिखा हुआ है एडवांस में भी, एक्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ना तो मुलिकन है ना पॉलिंग है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से ये तो क्वेश्चन वो तो मैं बता दूंगा, एक तो ये वाला पेज कॉपी कर लेना। समझ में आ गया आपको? एक ये वाला पेज यहां से यहां तक कॉपी कर लोगे आप लोग, बोलिएगा। एक तो ये वाला पेज कॉपी कर लेना, क्वेश्चंस रहने देना। एक ये मुलिकन स्केल, ये कॉपी कर लेना।
समझ में आ गया आपको? 2 पेज खाली छोड़ दें और इसको खाली छोड़ के बाकी आप लोग हेडिंग डाल के लिखें 1-2 पेज खाली छोड़ दें और लिखें केमिकल बॉन्डिंग। लिखें हेडिंग डाल के 2 पेज खाली छोड़ दें, एक तो पॉलिंग स्केल के लिए और एक पेज मुलिकन स्केल के लिए, और एक एक्स्ट्रा पेज खाली और छोड़ दें। कुछ लिखना आपको हो तो आप लिख सकते हैं वहां पे। हिस्ट्री यार खुद पढ़ना, वो डॉबेराइनर वगैरह वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो फर्जी बात है यार ये, वो पढ़ोगे क्या मेरे से बताओ? वो खुद पढ़ लो यार, डॉबेराइनर न्यूलैंड, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? कौन सा वाला क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाए क्या आप लोगों को? वो तो आप लोगों को फिजिकल वाले पढ़ाएंगे यार, नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे को बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा। समझ में आ गया आपको? डॉबेराइनर वगैरह तो पढ़ लोगे ना, बोलो। न्यूलैंड वगैरह वो खाब की बात नहीं यार, वो है जी। हाँ एनसीईआरटी से। अगली बार एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा। हेडिंग डाल के लिखो केमिकल बॉन्डिंग। पीरियड टेबल में मेंस बेस्ड चैप्टर है, क्या है बेटा? इसमें सिंगल चॉइस पिछले 7-8 साल से एडवांस, बल्कि पिछले 10 साल से एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आया पीरियड टेबल से। क्वेश्चन आएंगे पीरियड टेबल से मेंस में। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? पीरियडिक प्रॉपर्टी को पकड़ के चलना है। किसको पकड़ के चलना है? एटॉमिक रेडियाई, उसमें लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, उसका कॉज, उसके कॉन्सिक्वेंस, बाकी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई कौन कौन सी, कोवेलेंट, आयोनिक, मेटेलिक और वंडरवाल, और वो दुनिया भर के वो सारा वेरिएशन वगैरह सारा बता रखा है। समझ में आ गया? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन पर फोकस रखना है। और बाकी मैंने क्या करा है, एक तो लेंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? एक एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा अपने को ध्यान में रखना है। और एक इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस। समझ में आ गया? वो सारा बता रखा है आपको। तो जो कॉपी में बता रखा है वो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल आप कहोगे तो मैं अगले लेक्चर पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बात तो सुन लो यार, 2 पॉइंट बताऊंगा ना अगली बार, ये मुलिकन और पॉलिंग, तब 5 मिनट में आपको डॉबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव के बारे में एक आइडिया दे दूंगा 5 मिनट में। समझ में आ गया? अरे बोला करो यार। कौन सा वाला? हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे, आ सकते हैं। बोलिएगा आप लोग तो अगली बार, अरे अगली लेक्चर में पढ़ा दूंगा यार 5 मिनट में। एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करके आना, एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करके आना। क्या है डॉबेराइनर लॉ? बताओ, किसी को आता हो तो बोलो। डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स पता है किसी को? अरे ऐसे ही बोल देता हूं, सुन लो फटाफट से, फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे। इधर से देखो फटाफट से। पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए माना, और जिनको अपन किसमें पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। किसमें पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियड टेबल में। उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो आधार माना वो गलत था। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इन अदर वर्ड्स, आप मेरे को बताओ, क्या कभी कोई न्यूक्लियस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या? इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। बोलिएगा आप लोग। अब डॉबेराइनर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए और 3 एलिमेंट्स को उसने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दिया। किसमें रख दिया? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। A group of 3 elements, a group of 3 elements which are arranged in increasing order of their atomic masses, which are arranged in increasing order of their atomic masses, having similar chemical properties, having similar। लिथियम वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? LiOH। क्या बनाएगा? सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, NaOH। पोटेशियम। तो डॉबेराइनर ने देखा कि यार इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी, और मैंने इनको किसके आधार पे जमाया है? इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पे। किसके आधार पे?
उसने कहा कि ये इसको अपन बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ए ग्रुप ऑफ हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर which are arranged in increasing order of their atomic masses, it is said to be triad, it is said to be ट्राइड में जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अन्य दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मीन या लगभग मीन आता है, मीन या, तो उसको ऐसा मिसकंसेप्शन हो गया कि यार प्रॉपर्टी का लेना देना किससे, एटॉमिक मास से। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्लासेस ऑफ करनी है, क्यों? अच्छा अच्छा, वो उस पर पैनल पे लोड पड़ेगा यूं? अरे बताओ यार, कुंदन सर ने क्या बोला है? ठीक है, अभी कर रहा हूं। इधर देखो, अरे यार, अरे वो इसलिए क्योंकि यार वो जनरेटर से चल रहा है ना। अभी पूरे कोटा के अंदर क्या हुआ, वहां पर KEDL है जो कोटा में इलेक्ट्रिसिटी देता है ना, हमारे किसी रात से ही लाइट नहीं आ रही, पूरे आधे कोटा में लाइट नहीं आ रही, वो शट डाउन हो गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तो ये क्या है, ये क्या है, पैनल्स पे चलते हैं ना, तो कई बार ये क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि ये सब जैसे जनरेटर से अभी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये पैनल फूक जाते हैं। आप सब समझ गए होंगे, महंगे आते हैं इसलिए बोला होगा, वो बिजनेस टीम जो है वो बोलती है ऐसा, ठीक है ना। आप तो इधर देखो, आप तो इधर देखो, उसको छोड़ो यार। आप तो लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी किस लिए सेम? क्योंकि तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। लिथियम मेरे पास है बेटा एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले के वैज्ञानिकों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई अंदाजा, उसको तो ऐसा मिसकंसेप्शन पैदा हुआ, ऐसी गलत धारणा दिमाग में आई कि यार इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, और मैंने इन तीनों को किसके आधार पर जमाया है, इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है बीच वाला, उसका जो एटॉमिक मास है वो अन्य दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मीन या लगभग मीन आ रहा है। तो उसके दिमाग में ऐसी गलत फहमी पैदा हुई कि कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी का लेना देना इनके एटॉमिक मास से, और इसी मिसकंसेप्शन, इसी गलत धारणा पर उसने अपना लॉ दे दिया, जिसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अपन सबसे पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? तो एक ट्राइड तो कौन हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। कौन हो गया? एक हो गया हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कौन हो गया? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 81.25 आएगा, विच इज क्लोज टू एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो उसको ऐसा लगा जो ट्राइड में बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अन्य दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन या लगभग मीन के बराबर आ रहा है। जबकि इन तीनों की प्रॉपर्टी इसलिए सेम क्योंकि तीनों हेलोजन्स हैं, तीनों, और हेलोजन्स हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और I नेगेटिव, यूनि नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये चेक करो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेटा वो जो ट्राइड है एल्कली मेटल्स का है। पकड़ने का तरीका समझ में आ गया? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों किसके मेंबर है? कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। क्या है? इसका एटॉमिक मास हो गया 40, इसका होता है 88, इसका होता है 137। तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 88.5, विच इज क्लोज टू दी एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। तो तीन ट्राइड तो ये हो गए। कौन कौन से? देखो, एक तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों क्या है? पकड़ लो, एल्कली मेटल्स हैं। तीनों क्या हो गए? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक ट्राइड ये हो गया, तीनों हेलोजन से। एक हो गया कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीनों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। क्या हो गए? एक ट्राइड हो गया अपने पास फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी। कौन हो गया बेटा? एक ट्राइड हो गया फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी तीनों कौन से परिवार के सदस्य हैं? नाइट्रोजन परिवार के। एक ट्राइड हो गया सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये सब ट्राइड्स हैं। क्या हो गए? ये ट्राइड हो गए। एक तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला वाला, एक हो गया कैल्शियम स्ट्रोंशियम, एक ट्राइड हो गया फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, सल्फर सेलेनियम और टेरुलियम, और एक हो गया हमारे पास पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। कौन हो गया बेटा?
बस ये याद रख लो, समझ में आ गया आपको। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये भी तीनों कौन है? एल्कली मेटल्स। कौन है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कौन से परिवार के हो गए? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कौन से हो गए? ये कुछ ट्राइड्स है, समझ में आ गया। उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन जानता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को? बताओ जल्दी से। बड़ एटॉमिक नंबर रहा है, बड़ एटॉमिक नंबर रहा है, लेकिन पहले के वैज्ञानिकों को न तो एटॉमिक नंबर का आभास था, न वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आभास था। न्यूलैंड ने क्या कहा? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, सब लिख लेना अपने हिसाब से, इधर देखो बेटा क्लास, ताकि फिर मैं हिस्ट्री बताकर। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस आर अरेंज्ड इन the properties of every eighth element, the properties of every shows similarity or resemblance, shows similarity or with that of first one, with that of, इसको अपन बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं? मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है लिथियम, इनर्ट गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, इनर्ट गैस उस समय हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। वहां पर इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई थी उस समय, समझ में आ गया। अब इधर देखो, पहला एलिमेंट किसको बोल दिया? लिथियम को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट कौन हो गया? सोडियम की प्रॉपर्टी किससे समानता शो करेगी? अगर मैंने सोडियम को पहला बोल दिया, सोडियम को, तो आठवां एलिमेंट पोटेशियम, तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी किससे समानता शो करेगी? अब बड़ एटॉमिक नंबर रहा है, इन तीनों की प्रॉपर्टी इसलिए सेम क्योंकि जैसे ही 8 हो रहे हैं तो 8 के डिफरेंस के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। बोलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो लिथियम 2821, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम 281। तो जैसे ही 8 का डिफरेंस आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। बोलो, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 2881, वापस डिफरेंस 8 का आते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सेम। तो जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम। लेकिन पहले के वैज्ञानिकों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर के बारे में, तो बढ़ तो एटॉमिक नंबर रहा था, बढ़ तो एटॉमिक नंबर रहा था, प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले के वैज्ञानिकों को यह लगा हम उनको किसके आधार पर जमा रहे हैं? एटॉमिक मास। तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से समानता शो करती चली। इसको बोलते हैं अपन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं? बाकी मेंडलीव है, एक बार पढ़ लेना। और मेंडलीव के बाद एक लॉथर मेयर कर्व आता है, उसको आप लोग जानते ही हैं। एक तो ले लिया एटॉमिक मास और एक ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम। बोलो, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है दे विल ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन दी कर्व। जितने एल्कली मेटल्स हैं दे विल ऑक्यूपाई दी टॉप मोस्ट पोजीशन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग कर पे आएंगे, हेलोजन्स असेंडिंग कर पर आएंगे। तो उसने कहा जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, जिन एलिमेंट्स की उनका रीअकरेंस सेम हो गया, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको इसने किससे प्लॉट किया? एटॉमिक मास से। बट एटॉमिक नंबर रहा था, प्रॉपर्टी को डिसाइड एटॉमिक नंबर कर रहा था, लेकिन पहले के वैज्ञानिकों को कोई भी अंदाजा नहीं था। तो उसको एक बार पढ़ लेना, मैं बता दूंगा। समझ में आ गया? केमिकल बॉन्डिंग से अपन कंटिन्यू करेंगे 2 पेज में। ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप अपने हिसाब से लिख लेना, फॉर्मूले लिख लेना। मैं अगले 5 मिनट में समझाकर सीधा बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। कौन सा वाला? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप गूगल पे डाल लो, जेई एडवांस में कैलकुलेशन, ना मेंस में ना एडवांस में, केवल एप्लीकेशन है। क्या है बेटा? इसलिए अपन वो टाइम क्यों बर्बाद करें जो अपने है ही नहीं। समझ में आ गया आपको? समझा दूंगा लेकिन मैं